हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पर हमने एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ अच्छे एडवांस प्रॉब्लम्स इंक्लूड किए हैं और इस वीडियो के थ्रू हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों के अंदर रह जाने वाला कंफ्यूजन रिलेटेड टू एसी सर्किट हम इस वीडियो के थ्रू दूर कर पाए। और इस वजह से पहले हमने कुछ बेसिक इलस्ट्रेशंस इंक्लूड किए एंड साथ में वीडियो के एंड पे आपको कुछ अच्छे एडवांस क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक को बिल्कुल सरफेस लेवल से शुरू करते हुए बिल्कुल बेस्ट लेवल पर फिनिश करें, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर अभी मैं सबसे रिसेंटली कंप्लीटेड कोर्स के बारे में बात करूं, हमारे रिसेंटली कंप्लीटेड कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और बिल्कुल बेस्ट लेवल पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पर फिनिश करके दिया गया है। और अगर आप कहीं पर भी थोड़ा भी लैक कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन पर, तो ज़रूर आकर हमारे साथ जुड़िए। आपको इन लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल लिमिटेड टाइम पर बिल्कुल ऑन पॉइंट रहते हुए डिटेल्ड थ्योरी देखने को मिल जाएगी और साथ में जिस लेवल की प्रैक्टिस आपको इस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू देखने को मिल रही है, उस लेवल की प्रैक्टिस आपको लेक्चर्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, इंक्लूडिंग सम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करने के बाद आपको बिल्कुल एडवांस प्रॉब्लम्स भी लेक्चर्स के अंदर ही सिखा दिया जाता है, जिससे कि आपका अप्रोच और अच्छा होता जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेवल की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करें, तो आप हमारे कोर्सेज के साथ आकर जुड़ सकते हैं। आपको और भी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, आप जो भी चैप्टर चाहते हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब इस वीक से हमारे बचे हुए चैप्टर्स जो कि थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड्स, मॉडर्न वाले चैप्टर्स हैं, वो भी हम शुरू करने वाले हैं, जिसका कि लॉन्च वीडियो आपको जल्द ही 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और उसे भी हम इसी मैनर पे कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी एडवांस प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छी तरह से हम बूस्ट दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें कि हम बहुत बेसिक से एक सवाल के साथ डील कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन पे क्या कहा गया है और इसके सॉल्यूशंस को हमें कैसे देखना है। तो आप देख सकते हैं एक सर्किट दिया गया है आपको, जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और साथ में नीचे भी अगर आप देखें तो आपको तीनों LCR, तीनों सर्किट देखने को मिल रहे हैं और साथ में यहाँ पर एक V0 सोर्स का वोल्टेज है। और अगर आप देखें तो ये R है, ये √3R है, ये 2R देखने को मिल रहा है, ये R एंड अगेन ये R और ये V0। तो सर्किट आई थिंक आपको क्लियर होगा। और अब इसमें हमें इम्पिडेंस टोटल चाहिए सर्किट का, साथ में हमें पावर फैक्टर भी चाहिए, फिर एवरेज पावर सर्किट में क्या कंप्लीट हुआ है ये चाहिए, एंड फिर इफेक्टिव रिएक्टेंस भी सर्किट का चाहिए। तो ठीक है, चलिए एक बार कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा कुछ सर्किट है हमारे पास, ऐसा कुछ सर्किट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझिए यहाँ पर कि इस सर्किट के थ्रू आई करंट निकलने वाला है। इस सर्किट के थ्रू मान लीजिए यहाँ से आई करंट निकल रहा है, ये हमारा सोर्स है, और यहाँ से मान लीजिए आई करंट निकल रहा है एंड लेट अस से कि एक RMS करंट है। ये एक RMS करंट, नेट RMS करंट सर्किट से बाहर निकल रहा है। RMS करंट का मतलब ये होता है कि जो भी नेट करंट है उसको हम स्क्वायर करेंगे, उसका मीन निकालेंगे और उसे फिर अंडर रूट कर देंगे, तो उस वैल्यू को हम RMS करंट बोल सकते हैं। तो RMS करंट की वैल्यू अगर आप ध्यान से सोचें तो वो डिपेंड कर सकती है कि फेज वेज पे, और हमने आपको ज़रूर सिखाया गया होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ों का, तो उसके थ्रू हम RMS करंट को सोचेंगे। अब देखिए आई करंट यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ से आई करंट आ रहा है, बट यहाँ पर जो इम्पिडेंस है, यहाँ पर जो Z की वैल्यू है, इस पर्टिकुलर आर्म पे जो Z है उसकी वजह से, और जो वोल्टेज है Z है और वोल्टेज है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर आपको एक इक्वेशन याद दिलाऊं मैं, तो V इज टू आई आर जैसा लिखते थे, तो V इज टू आई जेड रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। मैं इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूंगा कि आपको ये सिखाया जाए कि क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से सबसे पहली बात मैं अगर आपको बोलूं कि V इज टू आई जेड, ये रिलेशन अगर आप याद रखते हैं
तो इस रिलेशन को मैं अगर फेज वाइज लिखूंगा तो बिल्कुल सही है। अगर मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं अगर v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, और Z इज इक्वल्स टू जो भी फेज पे Z आ रहा है ओमेगा टी प्लस समथिंग, ऐसा लिखना आपको बिल्कुल सही है। ऐसा लिखना आपका बिल्कुल सही है। इसके फेज के साथ चीजों को लिखना तीनों को सही है। बट अगर आप ऐसा लिखते हैं, अगर आप ऐसा लिखते हैं कि v इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड, v इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड, तो इस केस पे क्या ये लिखना सही है? तो यस, ये लिखना भी सही है। बट जब अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर आप पीक वाली चीजों को रिलेट कर रहे हैं, पीक या फिर आरएमएस वैल्यू को रिलेट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन लिखना भी सही है, v इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड, ये भी लिखना सही है। बट अगर v इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड अगर आप लिख रहे हैं तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपने यहाँ पर v के पीक वैल्यू को लिया है, i के भी पीक वैल्यू को लिए हैं, एंड z की नेट वैल्यू को लेते हुए आप काम कर रहे हैं। तो अगर मुझे इस आर्म पर आरएमएस वैल्यू चाहिए, इस आर्म पर अगर मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए तो मुझे इस आर्म का Z चाहिए होगा और इस आर्म पर होने वाला वोल्टेज चाहिए होगा, तब मैं जाकर इस आर्म पर होने वाला आरएमएस करंट लिख सकता हूं। तो ये रिलेशन लिखना बिल्कुल सही है, v इज इक्वल्स टू आई जेड। बट यहां पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप यहां पर जो भी इक्वेट कर रहे हैं वो आरएमएस वैल्यू होनी चाहिए या फिर पीक वैल्यू होनी चाहिए। और अगर आप पूरे फेज के साथ लिखना चाहें तो हाँ, इनके फेज का प्रोडक्ट भी बिल्कुल लिखना सही है, इनके फेज को भी प्रोडक्ट करते हुए लिखना सही है। चलिए ठीक है, तो अगर इस बात को अगर आप आइडिया लगा पा रहे हैं देन फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और कोशिश करते हैं इसको दोनों मेथड के थ्रू देखने को, जिसमें हम एक बार फेजर के थ्रू भी देखना चाहेंगे एंड फिर चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड के अप्रोच से भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर मान लेते हैं I1 करंट चला गया, ये I1 आरएमएस वैल्यू है, ये I1 आरएमएस वैल्यू है। एंड व्हाट अबाउट I2? I2 भी इस आर्म पर जाने वाला आरएमएस वैल्यू है। दोनों को मिलाकर फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो यहां की आरएमएस वैल्यू कुछ आ गई तो क्या मैं यहां पर I2 के आरएमएस वैल्यू या फिर I जो भी मैंने लिखा था क्या वो मैं I1 प्लस I2 के इक्वल लिख सकता हूं? सोचिएगा, क्या मैं यहां पर I1 प्लस I2 के इक्वल लिख सकता हूं? तो ये लिखना गलत होगा, ये लिखना रॉन्ग होगा। मतलब आप इनके आरएमएस को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आप इनके आरएमएस को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज जो आरएमएस वोल्टेज आया है, जो आरएमएस आया है वो पीक के थ्रू हमने इक्वेट किया है। बट अगर आप चाहते हैं कि इस I1 I2 और I को ऐड करें तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर फेजर एडिशन करना होगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एल्जेब्रिक एडिशन। जो आप एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं आप वो नहीं कर सकते। यहाँ से जो भी नेट करंट आ रहा है वो नेट करंट यहाँ से दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा और इन दो पार्ट्स में कुछ इस तरह से स्प्लिट होगा कि इस जगह पर करंट का जो फेज है वो कुछ और है और इस जगह पर जो करंट का फेज है वो कुछ और है। तो ये दोनों करंट एक ही फेज पर नहीं है। तो अगर मैं इनके एडिशन को नेट करंट के इक्वल लिखना चाहता हूं तो मुझे फेजर एडिशन करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एल्जेब्रिक एडिशन। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम मान लीजिए यहां पर वोल्टेज V0 वगैरह हमने लगा दिया। तो इस आर्म का जो भी इंपेडेंस है हम पहले ये लिखना चाहेंगे और उसके लिए पहले मैं फेजर अप्रोच के साथ जा रहा हूं बिकॉज आप फेजर को अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे। फेजर जो है वो आपके जेईई एडवांस के सिलेबस पर मेंशन्ड है और इस वजह से जेईई एडवांस पर जो भी सवाल आएगा वो फेजर के थ्रू डुएबल बिल्कुल इजीली होने वाला है इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड भी आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसान करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट आपके जेईई एडवांस से अगर सोचा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड हाँ ठीक है आपको आना चाहिए बट आपको फेजर पे भी अच्छा कमांड होना चाहिए। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको फेजर के थ्रू। और फेजर के थ्रू देखने के लिए मैंने सबसे पहले फेज बनाया I1 का। अब मुझे पता है कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है
इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है, तीनों का जो एडिशन होगा वो नेट ड्रॉप के इक्वल होना चाहिए। तीनों का जो एडिशन होगा वो नेट ड्रॉप के इक्वल होना चाहिए। और जब भी आप एडिशन करें तो ये बात ध्यान में रखें कि क्या इनको ऐड मैं डायरेक्टली कर सकता हूं या नहीं। तो इस बात को सोचने के लिए आप सिर्फ इतना सोचिए, क्या ये सब सेम फेज पर हैं या नहीं। अगर सेम फेज पर है तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, बट अगर सेम फेज पर नहीं है तो फिर आपको फेजर एडिशन के साथ जाना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, करंट का फेज तीनों के थ्रू सेम है, बिल्कुल सही बात है, करंट का फेज तीनों के थ्रू सेम है। बट करंट का फेज सेम होने का मतलब ये है कि हाँ, इसके अक्रॉस तो करंट का फेज ही रह जाएगा, बट इसके अक्रॉस जो है वो करंट से π/2 एंगल आगे वोल्टेज होने वाला है, यहां पर π/2 एंगल पीछे होने वाला है। मतलब ये तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम फेसेस पर नहीं है, और इस वजह से यहां पर आपको फेजर एडिशन के साथ चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे पहला काम यहां पर फिर ये होने वाला है कि आपने ये जो I1 बनाया है, इसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले एक VR बनाइए। तो VR तो मैंने इसी लाइन पे बनाया, क्यों? बिकॉज हमें पता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वो करंट के फेस पर ही होता है। तो VR मैंने इसी फेस पे बनाया, जबकि मैंने VL ऊपर बनाया और मैंने VR को, ये जो तीसरा R है मतलब कैपेसिटर है, VC मैंने नीचे बनाया। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर होगी। और इन तीनों के एडिशन को, अब इन तीनों का वेक्टर एडिशन जैसा मान सकते हैं, बिकॉज फेजर एडिशन वेक्टर एडिशन जैसा ही चलता है, तो आप इनके वेक्टर एडिशन जैसा मानिए, और इनका जो भी वेक्टर एडिशन होगा वो आपको तीनों के अक्रॉस का एडिशन, वोल्टेज का एडिशन इज बेसिकली द नेट वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो आपको सोर्स वोल्टेज देने वाला है। तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो कैंसिल ही हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है, जो इनका पीक वोल्टेज है, पीक के लिए लिखने के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीक के लिए आप सिर्फ V = IZ यूज कर सकते हैं। पीक वगैरह को इक्वेट हमेशा ऐसे किया जा सकता है। तो इसके क्रॉस अगर मुझे वोल्टेज का पीक चाहिए तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर होने वाले करंट का पीक मल्टीप्लाइड बाय यहां पर जो भी इसका इंपेडेंस है, दैट इज R। और इसके अक्रॉस भी अगर वोल्टेज का पीक देखें तो आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलने वाला है, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं तो कैंसिल ही हो गए। इस वजह से यहाँ पर जो सिर्फ है वो मैं इजीली लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा I01। व्हाट इज I01? पीक करंट इन दिस आर्म। इस आर्म पर जो पीक करंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो I01 × 2R, दैट इज V2R, and that is equals to V source. Why it is equals to V source? Because आपको पता है इन तीनों का एडिशन ही इसके अलॉन्ग आ रहा है, ऊपर के दो कैंसिल करके। तो यहाँ से मैं I01 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूँ V across that V source, जिसका कि पीक या फिर RMS वैल्यू अगर आप बोले तो V0 गिवन है, और आप इसको 2R के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन मेरा ये बन चुका है, अब चलिए इसी को मैं सेकेंड एक्सप्रेशन पे यूज करूं, और इस बार मैं यूज करना चाहूंगा फॉर I2। ऊपर वाले करंट के लिए देखेंगे तो फॉर I2 मैंने यहाँ पर एक I2 करंट यहाँ पर फेज के थ्रू मान लिया, और अब मुझे पता है कि इन दोनों के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है मैं इन्हें ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद मैं इसे इक्वेट कर सकता हूं विद द नेट वोल्टेज। तो मैंने यहाँ पर एक VR बना लिया विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ I2, एंड मुझे पता है कि ये जो है वो π/2 एंगल नीचे होगा, तो ये हो गया V across C, और इन दोनों का जो एडिशन होगा इस बार ये आपको V सोर्स देखने को मिलने वाला है। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि V सोर्स पीछे है I2 से बाय एन एंगल ऑफ phi, और यहाँ पर 10 phi लिखने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 10 phi की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज I02 XC, दैट इज VC I02 XC, और इसकी वैल्यू अगर आप लिखें तो I02 × R, तो यहाँ से XC/R देखने को मिल रहा है, एंड XC की वैल्यू √3 है। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि phi की वैल्यू आपको π/3 देखने को मिलने वाली है। π/3 आपको यहाँ पर phi की वैल्यू देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका सोर्स वोल्टेज है उससे I2 π/3 एंगल आगे है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो I1 है वो सोर्स के अलोंग ही आ गया है। V सोर्स भी इसी एडिशन से आ गया है, तो V सोर्स को अब कॉमन बेस बनाते हुए हम I1 I2 को ऐड करना चाहेंगे। अगला मोटिव हमारा होगा कि V सोर्स
V सोर्स को आपने बिल्कुल कॉमन बेस बनाया और अब आप ऐड करेंगे I1 I2 को। तो I1 मैंने यहाँ पर ही बना लेना है बिकॉज मुझे पता है कि V सोर्स के साथ ही है। और अगर आप I2 की बात करें तो I2 इससे π/3 एंगल आगे है। क्या ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, अब मैं अगर इन्हें ऐड करूं तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो मुझे मिल रहा है दैट इज द एडिशन ऑफ दीज टू एंड दैट इज I नेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 में अगर आप ऐसा लिखेंगे कि I इज इक्वल्स टू यहाँ पर V0/2R और यहाँ पर अगर मैं ऐड करूं तो VR को क्या लिखूंगा I02 इंटू R और मैं यहां पर क्या लिखूंगा I02 इंटू √3R, I02 इंटू √3R ऐसा लिखूंगा। तो अगर मैं इनका एडिशन कर रहा हूं जिससे मुझे V सोर्स मिल रहा है तो इसके लिए मैंने I02 को बाहर लिया, R² प्लस XC² ऐसा लिख लूंगा, XC की वैल्यू √3R लिख लेंगे। तो यहां से अगर मैं आपको लिखूं तो I02 इज इक्वल्स टू इस रूट के अंदर के टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं XC के बदले अगर मैं √3R रखूंगा तो आपको जरूर देखने को मिल रहा है कि अगेन ये 2R बन जा रहा है और ये आपको क्या मिलेगा V सोर्स दैट इज V0। तो I02 भी आपको V0/2R मिल रहा है, V0/2R मिल रहा है। तो क्या मैं सर यहां पर ऐसा लिख सकता हूं I का जो वैल्यू होगा वो V0/2R और V0/2R, इज इट करेक्ट? क्या ये करेक्ट है? दोनों के पीक को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि ये दोनों पीक जिस भी पीक वैल्यूज तो हैं बट ये पीक वैल्यूज एक ही फेज पर नहीं है कि आप इन्हें डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो I1 है इसकी पीक वैल्यू V0/2R है, बिल्कुल सही है। ये जो I2 है इसकी भी पीक वैल्यू V0/2R है, बट ये दोनों एक ही फेज पर तो है नहीं कि आप इन्हें डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो ये रॉन्ग है, ये लिखना आपको गलत है। तो फिर क्या सही है सर? तो फिर क्या सही है? आप फिर इसको अगर समझें तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आप इन्हें अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इनको फेजरली ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पर ये इसका पीक है और मान लो मैंने इसका फेज ω_t मान लिया तो मैंने इसके फेज को क्या मानना पड़ेगा, ये ω_t मैंने माना है बस आपको समझाने के लिए, तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा sin ω_t प्लस π/3 ऐसा लिखना पड़ेगा बिकॉज ये इतना फेज आगे है। अब ये जो दोनों करंट्स हैं वो अगर आप देखें इनको आप दो एज अ फेजर के थ्रू अगर चेक करें तो इनसे आने वाला जो नेट करंट है वो आपको पता होगा कि आप जब दो फेजर को ऐड करते हैं तो उनका एडिशन के कारण जो नेट एम्पलीट्यूड बनता है वो नेट एम्पलीट्यूड आप नॉर्मली नहीं लिख सकते, उसे आप लिखने के लिए A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos phi लिखते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि इन दोनों के नेट फेज को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों को नेट ऐड कर रहा हूं और इनसे मैं एक नेट करंट बनाना चाहता हूं और मैं उसका एम्पलीट्यूड लिखना चाहता हूं तो उसके लिए मैं डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा फेजर एडिशन के थ्रू एम्पलीट्यूड निकालना होगा। और फेजर मेथड के थ्रू अगर मैं एम्पलीट्यूड निकाल कर आपको बताऊं तो फॉर दैट मैं क्या करने वाला हूं I नेट का अगर मुझे पीक चाहिए या फिर मुझे RMS चाहिए, आप इसको RMS की तरह भी देख सकते हैं, पीक को RMS की तरह भी देख सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में वो V0 डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज पीक और RMS। अगर V0 RMS है देन डेफिनेटली हम जो भी निकाल रहे हैं वो RMS वैल्यूज है इंस्टेड ऑफ पीक वैल्यूज। अच्छा, तो मैं इसको RMS की तरह मान लीजिए ट्रीट कर रहा हूँ, V0 को मैं RMS की तरह अगर देख रहा हूँ तो फिर मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर मुझे यहाँ पर नेट का RMS चाहिए देन मैं डेफिनेटली V0/2R होल स्क्वायर प्लस V0/2R होल स्क्वायर ऐसा कुछ करने वाला हूँ। और इसे करने के बाद मैं V0/2R को बाहर लिखूंगा और साथ में मुझे यहाँ पर कुछ एंगल वगैरह भी पता है। ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में एंगल 90 नहीं है कि मैं यहाँ पर छोड़ दूँ, इनके बीच में एंगल π/3 है। तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा 2 V0/2R होल स्क्वायर बिकॉज दोनों के पास सेम है, A1 A2 का प्रोडक्ट लिखा हूँ और cos 60 इज 1/2 तो मैंने 2 को किया कैंसिल। तो आप देख सकते हो V0/2R यहाँ पर बाहर आ गया और रूट के अंदर √3 रह गया। तो अगर आप
IRMS की वैल्यू देखें तो वो आपको VRMS बाई 2R/√3 देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ से अगर आप देखें तो IRMS इज इक्वल्स टू VRMS बाय समथिंग, तो ये जो समथिंग है ये Z इम्पिडेंस हो गया इस सर्किट का, वो इस सर्किट का इम्पिडेंस हो गया। तो हमें क्वेश्चन में इम्पिडेंस निकालना था सबसे पहले, और वो इम्पिडेंस हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से निकालने की कोशिश की है। आई होप आपको पहला पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, मैंने किस तरह से यहाँ पर यूजिंग द फेजर अप्रोच यहाँ पर इम्पिडेंस सर्किट के सॉल्व करते हुए निकाली है। ठीक है, क्लियर होगा ये बात, क्लियर होगा। चलिए, तो इम्पिडेंस हमने निकाला 2R/√3। अब मुझे पावर फैक्टर चाहिए। पावर फैक्टर क्या होता है सर? पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट, नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच में आप फेज एंगल निकालिए और उसके कॉस की वैल्यू ही पावर फैक्टर होती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये नेट करंट मैंने बनाया, ये मेरा नेट वोल्टेज था, तो इनके बीच में ये जो एंगल आया ये π/6 हो जाएगा ना, बिकॉज I1 I2 तो इक्वल ही है, I1 I2 इक्वल है, तो उनका जो एडिशन होगा वो बिल्कुल इक्वल फेज मतलब बीच से जाने वाला है। तो बीच से जाने का मतलब है 60 को आपने 30 पे ब्रेक किया है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 30 आ गया। इस वजह से cos phi की वैल्यू अगर देखेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू cos 30 एंड cos 30 इज √3/2। तो दिस इज द पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर हो गया सर्किट का। क्लियर होगा, ये पावर फैक्टर हो गया सर्किट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर फैक्टर निकालने के बाद आपको एवरेज पावर चाहिए। तो एवरेज पावर भी बहुत आसान है। फॉर एवरेज पावर P एवरेज यू कैन राइट IRMS इंटू VRMS इंटू cos phi, और अभी मुझे वही VRMS का नॉलेज है तो आई विल राइट VRMS स्क्वायर इंटू Z बाई Z टाइम्स ऑफ cos phi लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो आप ध्यान से देखिएगा, VRMS की वैल्यू मुझे V0 पता है, तो V0 स्क्वायर बाय Z अभी हमने निकाला 2R/√3 एंड cos phi भी अभी हमने निकाला √3/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ आ रहा है √3 इंटू √3 इज 3 V0 स्क्वायर बाय 4R। ये आपका कुछ सर्किट का ओवरऑल पावर देखने को मिलने वाला है। तो आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, और ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पार्ट है उसमें हमारा 4R आ रहा है और यहाँ पर 8R दिया गया है, और लास्ट वाला पार्ट को भी मैं गलत लिख सकता हूँ बिकॉज उसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड चलिए, अगर आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है तो फिर अब आ जाते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन पे। बट उसके पहले यहाँ पर एक बार कॉम्प्लेक्स मेथड अप्रोच भी सीख लेते हैं, जिससे कि हम आगे के मेथड पे लगा पाए। तो इसी क्वेश्चन पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स मेथड अप्रोच के थ्रू सॉल्व करूं तो देखिएगा Z इफेक्टिव थोड़ा और ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। Z इफेक्टिव थोड़ा और ज़्यादा आसानी से आ जाएगा अगर हम कॉम्प्लेक्स मेथड अप्रोच के थ्रू यहाँ पर जाएं। तो उसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन मैं यहाँ पर I1 I2 स्प्लिट करूँगा, बट इस बार बहुत ज़्यादा फेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड जो है वो आप शायद रट लिए होंगे या फिर आप बहुत अच्छी तरह से फील नहीं किए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत अच्छी तरह से समझें तो ज़रूर हमारे लेक्चर्स को जाकर चेक कीजिए। उसमें मैंने हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन वे पे सिखाया है कि एक्चुअल में ये हम कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जितना अच्छा आपको रीज़न पता होगा आप उतना फ्रीली चीज़ों को लगा पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ इसे याद कर लिए कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा करते हैं। तो अगर आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे तो हमेशा एक बार डाउट ज़रूर आएगा माइंड पे कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्या ये करना सही है या नहीं है। तो इस वजह से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमारे लेक्चर्स को एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड के थ्रू बताऊँ तो मैं यहाँ पर इसके इफेक्टिव को Z1 बोल रहा हूँ, इसके इफेक्टिव को Z2 बोल रहा हूँ, और मैं Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि मैंने करंट के फेज़ को जो भी माना है, करंट के फेज़ को मैंने जो भी माना है, तो अगर मैं सीरीज सर्किट के बारे में बात करूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफली समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा ये 2R है, ये R है और ये भी आपका R है। बट अगर मैं यहाँ पर करंट के फेज़ को कुछ भी मान रहा हूँ तो मुझे ये बात पता है कि V इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V बाय Z वाला एक्सप्रेशन मेरे पास सही है।
और मैं ये जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मैं फिलहाल पीक के लिए नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं इसको बिल्कुल इक्वेट करना चाह रहा हूँ विद फेज। तो मुझे ये पता है कि v का जो भी फेज होगा और z का जो भी फेज होगा, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से, बिकॉज ये दोनों डिवाइड पे है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के बारे में पता होगा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो उससे आपको करंट का फेज देखने को मिलने वाला है। अब मुझे ये पता है कि रजिस्टर के अक्रॉस अगर मैंने करंट के फेज को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जीरो मान लिया है, अगर मान लीजिए मैंने करंट के फेज को थोड़ी देर के लिए जीरो मान लिया है, जब मैंने करंट के फेज को जीरो माना तो मुझे पता है इस वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेज भी जीरो होना चाहिए, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेज भी जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं VR की बात करूं तो ये होता है I इंटू R। अब आप ध्यान से देखिएगा कि VR का अगर I का फेज मैंने जीरो मान लिया है तो R का फेज भी जीरो होना चाहिए, जिससे कि VR का फेज जीरो रहे। अगर आप R का फेज कुछ और ले लेंगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इस वजह से आपको ये बात याद रखना है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड यूज़ करते हैं तो आप रेजिस्टेंस को जीरो फेज में जनरली मानते हुए देखते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर Z इफेक्टिव लिखना चाहूँगा तो मैं R को बिल्कुल रियल पार्ट की तरह देखूंगा। R यहाँ पर 2R है। फिर मैं अगर इसकी बात करूं, सेम लॉजिक लगाइएगा, करंट का फेज जीरो है, वोल्टेज का फेज मुझे पता है कि इस बार ये इंडक्टर है तो इस वजह से करंट से π/2 लीड चाहिए मुझे। तो इस वजह से V = I का फेज जीरो इंटू R यहाँ पर आपका XL है और मुझे पता है कि XL का फेज मुझे π/2 रखना पड़ेगा, तब जाकर V का जो फेज है इसके अक्रॉस वो 0 + π/2 और π/2 मिलेगा। और π/2 फेज रखने का मतलब है मैं उसे J की तरह इमेजिनरी नंबर की तरह देख रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा JXC JXL। और इसी तरह अगर मैं सोचूं तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा -JXC। और सिंस XL और XC Z1 के लिए इक्वल हैं और इस वजह से आप Z1 की वैल्यू सिर्फ 2R लिखेंगे, बिकॉज XC और XL आपको इक्वल हैं। और 2R का आने का मतलब है कि आपके पास सिर्फ सिर्फ रियल पार्ट यहाँ पर है Z1 पे, इमेजिनरी पार्ट आपका जीरो है। मतलब अगर आप इमेजिनरी और रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में अगर बात करें तो आप अभी 2R को यहाँ पर कहीं लगा रहे हैं, Z1 की वैल्यू यहाँ पर कहीं लगा रहे हैं। अब Z2 भी निकालते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या नेट वोल्टेज या फिर नेट इम्पिडेंस देखने को मिलेगा। तो फॉर Z2 के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से वही कहानी, R के लिए मैं उसको रियल पार्ट की तरह ही देखूंगा और मुझे पता है कि XC के लिए मुझे -JXC देखना पड़ेगा। रीज़न क्या है, आप ये बात को समझ रहे हैं? शायद मैं अच्छी तरह से इसे आपको समझा पाया हूँ। तो ये मैंने सेकेंड पार्ट को लिख लिया, ये Z2 की वैल्यू है। और अगर आप Z2 को देखें तो यहाँ पर आपको एक रियल पार्ट भी देखने को मिल रहा है, साथ में आपको इमेजिनरी पार्ट भी देखने को मिल रहा है। तो रियल पार्ट में एक और R है और इमेजिनरी पार्ट में आपको ये है। बट अब ये दोनों सीरीज में तो है नहीं कि आप डायरेक्टली ऐड करोगे, तो फिर पैरेलल में कैसे ऐड किया जाता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। मैं इसका पूरा प्रूफ तो कर नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी मुझे इस वीडियो को काफ़ी लंबा खींचना है और अगर मैं प्रूफ करने लगा देन ये वीडियो एंडलेस हो जाएगा। तो इस वजह से ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूँ, उस रिजल्ट को आप काफ़ी अच्छी तरह से पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं। तो आप रिजल्ट ऐसा याद रखिए कि पैरेलल में अगर आपको दो सिस्टम देखने को मिलेंगे तो पहले वाले सिस्टम का जो भी Z इफेक्टिव आया है और दूसरे वाले सिस्टम का जो भी Z इफेक्टिव आया है, अब दोनों को ऐड करते हुए ये पैरेलल का रिजल्ट यूज कर सकते हैं। जो बट मैं ऊपर जो डैश लगा रहा हूँ इसका मतलब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर मैं कॉन्जुगेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, Z1 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने के लिए ऊपर डैश लगा रहा हूँ और यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने के लिए मैंने डैश लगाया है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि 1/Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/Z1। अच्छा 1/Z1, Z1 के पास तो आपके पास सिर्फ रियल पार्ट था, प्लस 1/R -√3J या फिर J√3 लिखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या क्लियर है ये बात? अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1/Z इफेक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर ही फाइंड कर रहे हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा R -√3J
और साथ में प्लस कर रहे हैं आप इस पे 2r, और नीचे की तरफ आप लिख रहे हैं r माइनस जे रूट 3, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2r। देख लीजिए दो कॉम्प्लेक्स बनाए, यहाँ से z इफेक्टिव की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या आने वाला है यहाँ से z इफेक्टिव। यहाँ से z इफेक्टिव क्या आने वाला है, एक बार इसे चेक करते हैं। तो फॉर दैट मैं ऊपर अगर लिखूं तो 1/z इफेक्टिव इज 3r माइनस जे इंटू रूट 3, और नीचे अगर देखेंगे तो 2r स्क्वायर माइनस जे इंटू रूट 3 इंटू 2r स्क्वायर। देख लीजिए क्लियर होगा आपको ये। यहाँ पर रूट 3 के साथ एक r भी था, ठीक है, रूट 3 के साथ भी एक r था, तो उस r को आप भूलेंगे नहीं, r स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। रूट 3 के साथ भी एक r था ना, ये रूट 3 r था, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा अगर यहाँ से चेक करें तो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स का अलग से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यहाँ से z इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आपको पता है ये 3r इधर है और इधर पे 3r इधर है, रूट 3 इधर है, तो आपको इनका एडिशन कुछ उस डायरेक्शन पे देखने को मिल रहा है। और इसका जो एडिशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर मतलब रूट 12। तो 2 रूट 3 ऐसा लिख लूँ मैं, 2 रूट 3 यहाँ पर लिख लूँ। और नीचे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि ये 2r स्क्वायर प्लस रूट 3r स्क्वायर, मतलब मैं ऐसा लिखूँगा 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस रूट 3r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर 4 बन रहा है, और नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ रूट 3 का स्क्वायर विच इज़ 3। तो फिर आई थिंक कि आप यहाँ पर लिख पा रहे हैं, इसको बहुत प्रॉपरली समझ पा रहे हैं क्या बन रहा है ये टर्म। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 2r वैल्यू थी मेरे पास, 2r, और इसका मैंने स्क्वायर किया तो कुछ ये 4r स्क्वायर बन गया, 4r स्क्वायर बन गया। यहाँ पर एक 2 का भी टर्म था, अगर आप ध्यान से देखें ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर एक 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4r स्क्वायर, r की पावर 4 है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लीजिए प्लीज़। तो फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये टर्म आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है 2 इंटू 10, तो 12 बन रहा है शायद, ये 4 हो गया इंटू 3, 12r टू द पावर 4, और ये 4 है मतलब 16 बन रहा है। तो मुझे यहाँ पर 4r लिख लेना चाहिए, ठीक है, 4r लिख लेना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से कैंसिल करें, ऊपर आपका 4r स्क्वायर लिख लेना चाहिए, ऊपर 4r है, ये दोनों कैंसिल हुए, ये शायद 2 बन रहा है। तो 1/z इफेक्टिव की वैल्यू ये आ गई। तो z इफेक्टिव का जो मॉड है वो हम लिख सकते हैं 2r/√3। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा ज़्यादा ईजिली आ गया एज़ कम्पेयर टू फेजर, बहुत नॉर्मल सा कैलकुलेशन था, आप यहाँ से ईजिली इसे चेकआउट कर सकते थे। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि पहला अप्रोच हो सकता है। अगर आप इस तरह के सर्किट में z इफेक्टिव चाहते हैं तो आप फेजर के साथ ना जाते हुए आप इसके साथ भी जा सकते हैं, बट फेजर पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं? अच्छा, तो अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर z इफेक्टिव आ गई। अब मैं फेजर वेजर के थ्रू आपको एंगल भी बता सकता हूँ, बिकॉज आप इसका नेट फेज निकाल सकते हैं ना, यहाँ से नेट फेज निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये रियल एक्सिस में 3r रखा, इमेजिनरी एक्सिस में ये लिखा। तो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स का जो नेट फेज आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि ये 3 है, ये √3 है, तो π/6 आ रहा है ये नीचे की तरफ। और ऊपर वाले पे अगर देखेंगे तो π/3 आ जाएगा, ये π/3 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो फेज आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, 1/z इफेक्टिव का फेज -π/6 आ रहा है, तो z इफेक्टिव का फेज आपको +π/6 देखने को मिल रहा है, मतलब z इफेक्टिव आपका +π/6 है। आई होप इस बात को आप समझ रहे हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अच्छा, ये भी माइनस में ही आएगा, सॉरी ये भी माइनस में ही आएगा बिकॉज ये भी नीचे है, तो इसका फेज आपको -π/6 देखने को मिल रहा है। और इसको आप अगर देखेंगे तो ये -π/3 देखने को मिल रहा है। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस पे आ जा रहा है, +π/3 हो गया और -π/6, इसका मतलब है नेट फेज यहाँ पर +π/6 आ रहा है फॉर z इफेक्ट 1/z इफेक्टिव, 1/z इफेक्टिव का +π/6, तो z इफेक्टिव का फेज -π/6,
जेड इफेक्टिव का फेज -π/6, और अगर आप याद करें कि V इज इक्वल्स टू IR, आपने करंट के फेज को अगर 0 माना है और जेड इफेक्टिव के फेज को अगर आप देखें, जेड इफेक्टिव और इसके बीच में अगर आप फेज देखना चाहते हैं, बिकॉज अगर मैं करंट का फेज लिखना चाहता हूं तो करंट में लिखूंगा V/Z इफेक्टिव। अब Z इफेक्टिव का फेज -π/6 है, अगर वोल्टेज के फेज को 0 मान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि करंट का फेज यहां पर से π/6 आगे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ π/6, और ये बात हमने फेजर में भी पहले निकाल कर देखी है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से फेजर और कॉम्प्लेक्स मेथड दोनों के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। मैंने टाइम इस पे थोड़ा अच्छा खासा लिया है, जैसे कि आपको ये क्लियरिटी आ जाए कि आपको कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है। वैसे बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकता था, बट वो यूजलेस रहता, जैसे कि बाकी आप हर जगह देख रहे हैं चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए। मैं कुछ सिखाना चाहता था, कुछ बातें आपको यहाँ पर बताना चाहता था, इस वजह से इस क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिर से मैं बहुत नॉर्मली से सॉल्व करना चाहूँगा, और ये बहुत ईजीएस्ट सवाल है। अगर आप पिछले क्वेश्चन को देखें और आगे आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो उसके हिसाब से ये काफ़ी आसान सा सवाल है, बट इससे भी हम कुछ नई बातें सीखेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड किया है आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। अब देखिएगा, आपके पास ये सोर्स है, मान लीजिए प्लस माइनस ऐसा लगा हुआ है, मान लीजिए प्लस माइनस ऐसा लगा हुआ है। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है पहले वाले की रीडिंग I1 है, दूसरे वाले की रीडिंग I2 है। VL1 इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पीक वैल्यू, और जो VC2 है दैट इज द पीक वैल्यू अक्रॉस द कैपेसिटर C2, तो C2 के अक्रॉस की पीक है। ठीक है, ये 4 रीडिंग के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें, इस सर्किट को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, देखिएगा इस सर्किट को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो भी नेट करंट आया होगा, मान लो ये प्लस मान लिया मैंने, ये माइनस, यहाँ से जो भी नेट करंट आया होगा, अब वो नेट करंट 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, I1 और I2, और आपको पता है इनके पीक का डायरेक्ट एडिशन सही नहीं है, इनके पीक का फेजर एडिशन सही होगा, बिकॉज I1 I2 एक फेज पे नहीं है, तो उनके जो पीक हैं तीनों के पीक को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता, उनके पीक को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता, बिकॉज पीक भी एक तरह से एम्पलीट्यूड है, और नेट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको ये बात पता होगा कि 2 फेजर के एम्पलीट्यूड को A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi करना होता है, उसी तरह से सोचना है। तो देखिएगा ये I1 चला गया, ये I2 चला गया, अब इस पे मुझे पीक चाहिए। अब जब मुझे पीक की वैल्यू की बात की जाए तो मुझे अगर करंट का पीक पता है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इम्पिडेंस पता है, तो फिर मैं डेफिनेटली मैं वहां पर उस एलिमेंट के अक्रॉस क्या पीक होगा वो लिख सकता हूं, बिकॉज मैं ये एक्सप्रेशन के लिए आपको कभी भी मना नहीं किया हूं, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है कि V इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ Z। अगर आप यहाँ पर हर एक चीज के पीक को यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये इक्वेशन सही है, और अगर आप यहाँ पर फेजरली भी लिखेंगे तो भी वो इक्वेशन सही है, मतलब V का पूरा फेज के साथ, I का पूरा फेज के साथ, Z को पूरा फेज के साथ, तो भी वो एक्सप्रेशन सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं इसके क्रॉस पीक चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर किसी तरह I का जो भी यहाँ पर नेट करंट का जो भी पीक का फेज है वो पता होना चाहिए, या फिर पीक वैल्यू पता होना चाहिए, सिर्फ पीक पता होना चाहिए। और पीक के लिए मुझे ये बात पता है कि अगर मान लो मैंने वोल्टेज को, अगर मान लो मैंने नेट वोल्टेज के फेज को 0 मान लिया है, तो मुझे अगर यहाँ पर I इज इक्वल्स टू, फिर से अगर मैं इस सर्किट का इम्पिडेंस नेट निकाल लूं तो मेरा काम इजीली हो सकता है। और इम्पिडेंस नेट निकालने के लिए सीरीज सर्किट में आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि R2 माइनस JXC लिखा जा सकता है, I2 माइनस JXC दैट इज Z1। और इसका अगर आप एम्पलीट्यूड चाहते हैं सिर्फ, बिकॉज पीक के लिए तो यू नीड ओनली द पीक वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ देम, तो अगर आप एम्पलीट्यूड चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लिखेंगे R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, एंड XC इज 1 बाई ओमेगा C2 होल स्क्वायर, और इसको आप अंडर रूट में रखेंगे तो ये आपका ओवरऑल Z हो गया।
और Z के हिसाब से अगर आपने यहाँ पर वोल्टेज का पीक V0 लगाया था, वोल्टेज का अगर पीक V0 लगाया था, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि Z को अगर आप देखेंगे ये Z की पीक वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ गया कि V0 बाई Z करते हुए आप I की पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, I की पीक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। और V0 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, Z भी मैंने ऊपर से निकाला हुआ है, इस तरह से Z आपको मिल गया। तो ये पीक करंट आ गया। अब जब पीक करंट आ गया तो मुझे पता है कि एमीटर की रीडिंग उस हिसाब से लिख लेंगे। एमीटर की रीडिंग तो आ गई, एमीटर की रीडिंग आ गई। ऊपर वाले का भी पीक निकाल सकते हैं क्या? अब देखो डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं। R प्लस J XL1 प्लस XL2 और माइनस J C1, देख लीजिएगा XC1, ऐसा ही होगा। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर विच इज ओमेगा L1 प्लस L2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C, ओमेगा इंटू C1 इसका होल स्क्वायर बाय अंडर रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ Z2। ऊपर वाले पे Z2 आ गया, ऊपर वाले पे Z2 आ गया। अब Z1 Z2 आपने निकाल लिया है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में ये नेट इम्पिडेंस है इनके बीच का, बिकॉज ये भी आपका ये V0 है अगर, तो ये 0 है, तो V0 0 के बीच में ही तो ये दोनों है। तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसके अक्रॉस नेट वोल्टेज का भी पीक पता है, नेट इम्पिडेंस भी निकाल चुके हो, तो बस हो चुका है। यहाँ से जाने वाली पीक करंट भी आ गई है। पीक करंट को फिर से आप V0 बाई Z करते हुए निकाल लीजिए, तो इस एमीटर की रीडिंग भी आ गई, इस एमीटर की रीडिंग भी आ गई। अब इसके अक्रॉस क्या पीक वोल्टेज है अगर वो चाहिए, इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज चाहिए, तो इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज के लिए अगेन इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो, बट इस बार Z इसका यूज करो, इसका Z XL1 है और साथ में I का पीक तो वही होगा बिकॉज ये सीरीज में, तो I1 जो गया है उसी का पीक यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आप चारों के आंसर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ ये लिखना बिल्कुल सही है, ये लिखना बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात को अगर मैं आपको ध्यान से यहाँ पर बताऊँ, एक बात को यहाँ पर मैं थोड़ा ध्यान से बताऊँ, देखिएगा एक चीज़ शायद मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पर इसको अंडर रूट के साथ क्यों लिख दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, ये दोनों तो पहले माइनस होंगे ना, बिकॉज एक JXL है एक ऐसा है, तो फिर इन दोनों को जब मैं माइनस के फॉर्म पे पहले माइनस के साथ लिखूंगा और अब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा और ये अंडर रूट के अंदर होगा। अब ये सही है, देखिएगा ये वाला जो टर्म है दैट इज एडिशन ऑफ दीज टू एंड इट गॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड विद इट बिकॉज ये माइनस J पर है, ये प्लस J पर है। पहले दोनों को इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे एंड देन फिर R के साथ सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये रियल एक्सिस में ये दोनों इमेजिनरी पे, इमेजिनरी में एक प्लस इमेजिनरी पे एक माइनस इमेजिनरी पे, पहले इन्हें सॉल्व कर लिए और इनका होल स्क्वायर के साथ मैं R के होल स्क्वायर को करूँगा, तो ये मेरे लिए सही होगा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ पहला वाला पार्ट मेरे लिए सही हो गया, दूसरा भी अगर आप देखेंगे सही लिखा हुआ है, तीसरा भी अब आपको सिर्फ क्या करना है, जो पहले वाले पार्ट से आपने नेट वोल्टेज निकाला था, नेट करंट का पीक निकाला था, उसको आपने सिर्फ XL से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये भी सही है। और फिर अगर फोर्थ पार्ट में देखें तो फिर आपको ये भी देखने को सही देखने को मिल रहा है, बिकॉज C2 के अक्रॉस अगर देखना है तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर आपको C2 के अक्रॉस देखना है, देखिएगा C2 के अक्रॉस देखना है तो आपको इस जगह पर होने वाले नेट पीक करंट को देखना होगा। पीक करंट आपके पास पहले ही पता है कि ये इसका पीक करंट है। अब इसके पीक करंट को अच्छा यहाँ पर शायद R2 लिखना चाहिए था ना, एक बार चेक कीजिएगा, ये R2 लिखना चाहिए था, ये R1 नहीं है, ये R2 है बिकॉज ये R2 था। ओके, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो आप यहाँ पर R2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 और C2 स्क्वायर ऐसा लिख लिए और यहाँ से आप C2 की वैल्यू को डायरेक्टली टेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। बहुत आसान सा सवाल है, हर एक चीज़ आप अच्छे से विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ पा रहे होंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं।
चलिए ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। और अगले पार्ट में हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं आपको इस तरह के बताना चाहूँगा, एक आपको एज अ होमवर्क दूंगा, एंड लास्ट में एक और नए तरह का क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी बताना चाहूँगा, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए। तो क्वेश्चन का कहना ये है कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, 2 आइडियल AC वोल्टमीटर देखने को मिल रहे हैं, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बताया गया है, आपको R ओमेगा C को 1 बताया गया है। R ओमेगा C 1 होने का मतलब क्या है, आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C और R इज इक्वल्स टू XC। R इज इक्वल्स टू XC आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं। द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर 1 इज V। अगर इसका रीडिंग V है, अगर इसका रीडिंग V है तो आपको इसकी रीडिंग के बारे में बताना है, इसकी रीडिंग के बारे में बताना है। तो मैं बिल्कुल सिमिलर सवाल लूंगा अभी 2-3, बट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसे समझना, इस वजह से इस पे मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया है और ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, इंटरेस्टिंग वे पे थोड़ा समझते हैं इसको। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मेथड और बिल्कुल हमने जो भी सीखा है अभी तक उसे ही अप्लाई करेंगे, एंड देन फिर इसका कुछ और वे भी हो सकता है, उसको भी देखना चाहेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या है। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि इसको V0 मान लो, इसे 0 मान लो, या फिर V बोला गया तो V मान लो, ये V हो गया, ये 0, इसको भी V मान लो, इसको 0 मान लो, V मान लो, 0 मान लो, V मान लो, 0 मान लो, ठीक है, ये ऐसे लिख लिए। अब मुझे पता है कि यहाँ से कुछ करंट I1 चला गया, यहाँ से कुछ करंट I2 चला गया, बिकॉज यहाँ से करंट मान लो आपका I आया था, यहाँ से करंट आपका I आया था, I1 I2 यहाँ पर स्प्लिट हो गया, सही है। अच्छा, अब अगर आप I1 को ध्यान से देखें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, हमें चाहिए A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले आप I1 पे फोकस कीजिए, सबसे पहले आप I1 पे फोकस कीजिए, फिर मैं I2 पर आऊँगा। I1 पे फोकस करते वक्त ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, I1 पे फोकस करते वक्त आपको सिर्फ इन्हें देखना है कि यहाँ पर नेट इम्पिडेंस कैसा है, ये R है, ये 2R है, और आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये दोनों तो मिलकर 3R ही बन गया और ये दोनों रियल एक्सिस पर ही होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया है कि जो भी वोल्टेज का यहाँ पर फेज है, यहाँ पर तो सिर्फ रजिस्टर लाई कर रहा है, तो करंट का भी फेज वही होगा जो कि वोल्टेज का फेज है, फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपके पास जो V सोर्स है, जो V सोर्स है उसके अलोंग ही आपको I1 आता हुआ देखने को मिल रहा है, और I1 का जो पीक है वो V/3R, उसकी पीक वैल्यू मैंने लिखनी है। आपको ये पहला कंक्लूजन है फेजर के थ्रू। आई होप ये सही होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब देखिएगा सेकंड मेरी बात को समझिएगा, ये XC है, ये R है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहाँ पर, ये हो गया XC, ये हो गया आपका R, XC और R, और यहाँ से मैं I2 की वैल्यू देखना चाहूँगा, I2 की वैल्यू देखना चाहूँगा। मैंने वोल्टेज के सोर्स को मान लो 0 फेज पे मान लिया है, तो अगर मैंने वोल्टेज को 0 फेज पे मान लिया, उसके अकॉर्डिंग मैं I2 का फेज लिखना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि R आपका इधर आ गया, XC आपका इधर आ गया, XC आपका इधर आ गया, तो इनका जो एडिशन है Z इधर आ गया। या फिर मैं अगर वोल्टेज के थ्रू लिखूं तो भी आपको ये बात क्लियर होगा कि यहाँ पर मैं I0 to R लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं I0 to XC लिख सकता हूँ, और इनके एडिशन से मैं V सोर्स निकाल सकता हूँ, इनके एडिशन से मैं V सोर्स लिख सकता हूँ। और V सोर्स, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपने एक तरह से I2 ही लिखा है, तो I2 यहाँ पर अगेन आपका लीड कर रहा है बाय अ फेज, और अगर आप इन दोनों को इक्वल लिख रहे हैं तो ज़रूर ये फेज π/4 मतलब 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री क्यों? बिकॉज आपको क्वेश्चन में ही बताया गया कि R और XC आपस में इक्वल हैं, इस वजह से 45 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर दूसरा फेजर बनाऊँ तो मैंने यहाँ पर VS रखा है, मैंने यहाँ पर VS रखा है, तो V सोर्स के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो I2 π/4 एंगल आ गया,
I2 π/4 एंगल आगे। क्लियर है? I2 जो है वो π/4 एंगल आगे है। ये मैंने अपने दूसरे फेजर को कंप्लीट किया है। ये हो गया फेजर 2। ये हो गया फेजर 2। फेजर 1 फेजर 2 आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इस पे अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, फेजर 1 फेजर 2 अगर क्लियर है तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल चाहिए। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर मैंने इसको 0 माना है तो इसके अक्रॉस जो भी डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो भी डिफरेंस है मैं इन्हें माइनस कर दूंगा तो मुझे ए और बी के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। और ये डिफरेंस डायरेक्टली नहीं निकालना है, बिकॉज ए पर जो पोटेंशियल है उसका कुछ और फेज है, बी पर जो पोटेंशियल है उसका कुछ और फेज है। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज का फेज होगा और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज का फेज होगा, दोनों को फेज को कंसिडर करते हुए दोनों को सबट्रैक्ट करना है। मतलब मैं इनका पीक निकालूंगा, इसका भी पीक निकालूंगा और दोनों के पीक को डायरेक्ट सबट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं उन्हें विथ फेज सबट्रैक्ट करूंगा, बिकॉज मुझे ए और बी के बीच का डिफरेंस चाहिए। मतलब मुझे इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, बट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका कुछ और फेज है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका कुछ और फेज है। तो मैं यहां से कोशिश करूंगा कि दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस विथ फेज निकालूं और उनके पीक को मैं यूजिंग फेजर सबट्रैक्ट करूं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सबट्रैक्शन। ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसी को लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं V अक्रॉस 2R अगर लिखना चाहूं तो V अक्रॉस 2R, आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 2R के अक्रॉस जो वोल्टेज का फेज होगा वो I1 का ही फेज है, वो I1 का ही फेज है। तो I1 का फेज तो VS के अक्रॉस ही है, I1 का फेज तो VS के अक्रॉस ही है। तो V अक्रॉस 2R अगर आप देखेंगे तो वो V/3R इंटू 2R है। ये तो मैंने पीक लिखा, कैसे लिखे सर पीक? इसका रेजिस्टेंस 2R और नेट करंट I इंटू R। पीक के लिए मैं I इंटू R दोनों के पीक को यूज कर रहा हूं। इसका इंपेडेंस 2R और इसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं I, और I का मैंने पीक ऑलरेडी निकाला हुआ है, I1 का पीक मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। उसकी वैल्यू I1 की पीक की अगर बात करें तो वो V/3R थी। यहां पर भी निकाल लेते हैं, इसके भी पीक को निकालने की कोशिश करते हैं। तो VS आपको V0 पता है और ये इक्वल है I02 और यहां पर √2R। √2R क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज XC XL दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहां से I02 मतलब पी किसका हो गया? V0/√2R। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये जो है ये V0/√2R मैं यहां पर लिख रहा हूं, V0/√2R लिख रहा हूं। चलिए क्लियर है। अच्छा, तो मैं यहां पर V अक्रॉस जो नीचे वाला R है, लेट अस से कि R स्टार है, तो R स्टार के अक्रॉस अगर मुझे लिखना है तो वो क्या लिखेंगे? वहां पर करंट का जो भी है तो V0/√2 या फिर V/√2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेजिस्टेंस को R कैंसिल हुआ, इधर के भी R कैंसिल हुए, तो ये हुआ 2V/3, ये हो गया V/√2। क्या क्लियर है? ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, ये दोनों क्लियर होना चाहिए। अब मैं इनको विथ फेजर बनाता हूं। तो मान लो मेरा ये V सोर्स है, तो मुझे पता है कि V2R मतलब I भी इसी डायरेक्शन पे हो गया और V2R I1 के फेस पे है, I1 के फेस पर है, बिकॉज रजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज का फेज होता है वो करंट का फेज ही होता है और ये I2 का फेज है, इसका जो फेज है वो I2 का फेज है। तो I1 के फेज और I2 के फेज में क्या डिफरेंस है? ये तो सोर्स वोल्टेज के अलोंग ही और ये सोर्स वोल्टेज से π/4 आगे है। तो ये मैं बोल सकता हूं V2R इधर हो गया और आपका जो VR है वो आगे हो गया। VR यहां पर π/4 एंगल इससे आगे हो गया। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, VR और इसकी दोनों की वैल्यूज मैंने यहां पर निकाल ली। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मेरी बात को समझिएगा, मुझे इन्हें ऐड नहीं करना है। मुझे अगर VA की बात करनी है तो VA इज बेसिकली V2R और VB की अगर बात करें तो VR स्टार। मुझे दोनों को माइनस करना है, तब मुझे उनका डिफरेंस मिलेगा। तो VA माइनस VB इज V2R माइनस VR स्टार। तो VR स्टार को मुझे नेगेटिव बनाना है बिकॉज मुझे सबट्रैक्ट करना है। तो फॉर दैट मैं इसका जस्ट ऑपोजिट वेक्टर बनाऊंगा, ये माइनस
आर स्टार वेक्टर हुआ, और अब मैं इन्हें ऐड करना चाहूँगा और इनका रिजल्टेंट लिखूंगा। तो आप देखिएगा ये इनका कुछ रिजल्टेंट पीक आया ऐसा कुछ, और ये मेरा रिजल्ट है VA माइनस VB का। ये मेरा रिजल्ट है VA माइनस VB का विदाउट एनी डाउट। तो अगर ये रिजल्ट है तो ध्यान से देखिएगा कि ये रिजल्ट अगर मुझे लिखना है तो मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मैं जब मैंने इसे रिवर्स किया तो ये वाली जो है ओवरऑल एंगल है, ये जो एंगल है ये पाई माइनस पाई बाई 4 हो गई, ये पाई माइनस पाई बाई 4 हो गई। तो अब मुझे अगर इनका मैग्नीट्यूड लिखना है तो फॉर दैट आई विल राइट V/2R होल स्क्वायर प्लस V/√2R। अच्छा R तो है नहीं, सॉरी, V/2, ये V/2 बन गया था, सॉरी 2V/3, क्या कर रहा हूँ यार, 2V/3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर V/√2 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा अब मैं सबट्रैक्ट किया हूँ तो इनके बीच में पाई माइनस पाई बाई 4 है, उसको मैं नेगेटिव पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। तो 2 नेगेटिव मैंने पहले लिख लिया, 2V/3 मल्टीप्लाइड बाय V/√2 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। देख लीजिए, क्लियर होगा आपको ये। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँ, यहाँ से अगर मैं थोड़ा इसे सॉल्व करना चाहूँ तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है, अगर इसे देखें तो ये हो जा रहा है कुछ 4V²/9, ये हो जा रहा है आपका कुछ V²/2, और यहाँ पर अगर देखें तो आप ये √2 को इधर को कर सकते हैं कैंसिल, और यहाँ पर माइनस में लिख सकते हैं, आप माइनस में लिख सकते हैं -2V²/3। तो ओवरऑल अगर आप एलसीएम वगैरह देखें तो आई थिंक कि 18 बन रहा है, 18 बन रहा है यहाँ से। तो फिर अगर 18 बन रहा है तो आप लिखेंगे 8V² प्लस 9V² माइनस, इसमें अगर 18 करना है मतलब 6 कर देता हूँ तो -12V² बाय 18 रूट अंडर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये ओवरऑल वैल्यू आपको कुछ देखने को मिल रही है 5V², तो V बाहर आ गया, √5 इधर अंदर रह गया, और 18 के लिए आप 3 को इधर लिखेंगे अपॉन √2 इधर लिखेंगे, 3√2 लिखेंगे 18 के लिए। अधिक मैं सही लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका ओवरऑल VA माइनस VB की वैल्यू है V/3 √5/2। तो अगर आप देखें V/3 √n/2, तो n की वैल्यू यहाँ से आप रिपोर्ट करेंगे 5, n की वैल्यू आप यहाँ से रिपोर्ट करेंगे 5। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक अप्रोच हो गया जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका जो सेकंड अप्रोच है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बट उसके लिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा, ये सवाल को रीड कीजिए, पाथफाइंडर MCQ है और एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग इस वजह से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए, बिकॉज ऐसे सवाल JEE एडवांस के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं तो डेफिनेटली ये किसी भी साल आपको JEE एडवांस के पेपर में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस बार फिर से वही पूछा गया है, A और B के बीच में आपको पोटेंशियल पूछा गया है, बट इस बार आपको बोला गया है कि ये जो R है, इस R की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। दो आपको सर्किट बिल्कुल एक जैसा देखने को मिल रहा है और R1 और R2 को आपने इक्वल रखा और फिक्स रखा है। R1 R2 आपके इक्वल हैं और फिक्स्ड है। तो अगर आप इस बार इस सर्किट को अपने साथ ले चलें, इस सर्किट को अपने साथ ले चलें, तो मैं बिल्कुल वही काम करने वाला हूं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं इस पे, बट आपको एक दूसरे अप्रोच के साथ इसमें सोचने के लिए मजबूर करूंगा। पहले हम अपने स्टैंडर्ड अप्रोच से चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, यहाँ से I1 आ गया, यहाँ से I2 आ गया, ये I1 आ गया, ये I2 आ गया। और अगर आप यहाँ से मेरी बात को सोचें तो I1 हो गया V/2R और I2 की वैल्यू हो गई आपकी V बाय यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है, और इस बार रेजिस्टेंस के लिए आपको लिखना पड़ेगा x² विच इज XC² और R²। ये R हमें पता नहीं है, इस वजह से मैं इसे R0² लिख देता हूँ। ये R0, इसको मैं R0 की तरह मान रहा हूँ, इसे मैं R0 की तरह मान रहा हूँ। ये वेरिएबल है,
ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम चेंज कर रहे हैं। तो आपको पूछा गया है कि अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पर इनके बीच का जो पीक वोल्टेज है वो बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, पहले बढ़ेगा या फिर बाद में घटेगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इनके अक्रॉस लिखना चाहता हूं तो मुझे इसके और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, और उसके लिए मुझे I1 I2 के बारे में बात करना है। अब I1 का जो फेज है वो तो आपको डेफिनेटली पता है कि वो करंट का ही फेज है, तो करंट का जो भी फेज है वो V अक्रॉस R2 हो गया, और VR2 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो V/2R इंटू R, देख लीजिए बिल्कुल पीछे जैसे मैंने करना है, इस वजह से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं V/2R इज दी करंट मल्टीप्लाइड बाय R। करंट V/2R क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब सेकंड यहां पर अगर देखें तो ये आपने करंट तो लिख लिया है, मल्टीप्लाई करोगे आप इसको R के साथ, बट इस बार आपको पता है कि ये उस एंगल पर नहीं मिलेगा। तो चलिए सेकंड वाले के लिए एक फेजर बनाते हैं। तो ये हो गया VR0, ये हो गया VXC, और दोनों का रिजल्टेंट हो गया कुछ ऐसा, दोनों का रिजल्टेंट कुछ हो गया ऐसा, और आपको पता है कि ये I2 ही है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है V नेट जो कि सोर्सेस का है, V सोर्स, और V सोर्स यहाँ पर इस बार फिर से पीछे है, बट इस बार फाई की जो वैल्यू है, या फिर अगर आप यहाँ पर लिखें तो ये V है, और ये जो वैल्यू है इसको आप लिखोगे I02 इंटू R0, और इसे आप लिखोगे I02 इंटू यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है दैट इज XC, जिसको मैं X लिख रहा हूँ। क्लियर है। तो ये जो है इससे आप लिख सकते हो I02 इंटू √X² प्लस R0² लिख सकते हैं। I02 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर होगा आपको ये बात। और आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड वोल्टेज है वो अगेन आपसे आगे है बाय एन एंगल ऑफ समथिंग फाई एंगल से आपको I2 आगे है, और I2 का जो फेज है वही R के अक्रॉस भी फेज है। तो ये I2 लिखूंगा मैं, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं ये VR2 है, तो मैं अभी VR0 है, ये VR0 है, और मुझे पता है कि VR2 माइनस VR0 को अगर मैं फेजरली माइनस करूंगा तो मुझे VA माइनस VB की पीक वैल्यू मिलने वाली है। ये बात आपको पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो मैंने इसको नेगेटिव बना लेना है, तो ये माइनस VR0 की वैल्यू हो गई, ये माइनस VR0 की वैल्यू हो गई। मैंने ऐसा ऐड किया, यहाँ से मैं V रिजल्टेंट इनका VA माइनस VB फिर से मैं इसे रिपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। क्लियर होगा ये बात। चलिए इसके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, वहां से समझ में आएगा कि बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले V/2 पहला टर्म प्लस सेकेंड टर्म अगर आप सेकेंड टर्म की बात करें तो आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, ये करंट मल्टीप्लाइड बाय R2, तो V/X² प्लस R0² मल्टीप्लाइड बाय R0, ये हो गया इसके अक्रॉस की वैल्यू। तो VR0 √X² मतलब XC² प्लस R0² का होल स्क्वायर, माइनस लिख रहा हूं बिकॉज फाई को मैंने, ये पाई माइनस फाई है, ये पाई माइनस फाई है, तो -2AB मतलब V/2 इंटू सेकेंड टर्म VR0 बाय √X² प्लस R0²। और अगर आप cos फाई यहाँ पर लिखें, cos फाई अगर इस पे लिखें तो cos फाई के लिए आपको पता है फॉर cos फाई यू विल यूज R, और ये आपका है Z, है ना Z। अगर Z के ट्रायंगल को देखें तो आप cos फाई के लिए लिखेंगे R/Z, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ R को मैं लिखूंगा R0, ये आपका R0 है, और Z के लिए मैं लिखूंगा XC प्लस R0²। देख लीजिए मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ऐसा मैंने कुछ, ये मैंने cos फाई लिखा है और ये माइनस तो ऑलरेडी लगा दिया था, इस वजह से ये cos फाई है, Z के मदद से cos फाई लिखा हूं। अब अगर आप ध्यान से सोचें,
अगर आप ध्यान से सोचें तो ये 2 और ये 2 कट रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 और ये 2 कट रहे हैं और इनके कट जाने से आप देखेंगे कि v स्क्वायर r0 स्क्वायर और नीचे भी इसका स्क्वायर विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस टर्म, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पूरे ओवरऑल कैंसिल हो जाएंगे और आपको जो वैल्यू है वो कांस्टेंट देखने को मिल जाएगा, वो कांस्टेंट देखने को मिल जाएगा। और कांस्टेंट कब देखने को मिला? कांस्टेंट कब देखने को मिला? कांस्टेंट सिर्फ तभी देखने को मिला जब ये दोनों कट जाएं, जब ये दोनों कट जाएंगे तभी कांस्टेंट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं होगा कैंसिल ये। तब ये आपको R0 के इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा। R0 के इंडिपेंडेंट तभी मिल रहा है जब R1 R2 आपस में इक्वल हैं, R1 R2 आपस में इक्वल हैं और साथ में इक्वल होने के साथ साथ ये दोनों R हैं और आप देख सकते हैं बाई नीचे एक 2 का टर्म बन रहा है, तब ये कहानी आप यहाँ पर सही बोल सकते हैं ये दोनों को इक्वल लिखते हुए। आई होप इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, R1 R2 इक्वल है, इस वजह से ये कैंसिल हो रहा है, अदरवाइज डिफरेंस आपको यहाँ पर R0 के इंडिपेंडेंट टर्म नहीं देखने को मिलता। अब मैं इसी चीज़ को एक फेजर के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। विथ फेजर इसी पर्टिकुलर चीज़ को मैं कैसे रिपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर उसके लिए आप देखिए, मैंने ये पता है कि ये मैंने लिख लिया VR1, ये मैंने लिख लिया VR2 और मुझे पता है कि दोनों के अक्रॉस का जो ड्रॉप को मिलाकर है वो ओवरऑल V सोर्स है, तो ये पूरा V सोर्स हो गया दोनों को मिलाकर। अब मुझे पता है कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है, किसके अक्रॉस? R0 के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो इससे कुछ एंगल आ गया है। कितना एंगल आ गया सर? फाई एंगल आ गया है। क्यों? बिकॉज करंट इससे फाई एंगल आ गया है, इससे करंट फाई एंगल आ गया है। इस वजह से जो R0 के अक्रॉस है वो R1 के रिस्पेक्ट में, बिकॉज I1 I2 पे फाई का डिफरेंस है, तो R1 और R0 के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें भी फाई का डिफरेंस होगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने VR0 ऐसे ड्रॉ किया, ये मैंने VR0 ड्रॉ किया और इसको मैंने यहाँ से फाई एंगल पर दिखाया। और आपको पता है कि VR0 का जो भी डिफरेंस है वो I2 के डायरेक्शन पे है और XC मतलब VXC की अगर बात करें तो VXC जो भी I2 का फेज है उससे π/2 पीछे होगा, उससे π/2 पीछे होगा। π/2 पीछे होने का मतलब क्या है सर? π/2 पीछे होने का मतलब है कि वो कुछ ऐसा है, देखिएगा π/2 पीछे होने का मतलब है कुछ ऐसा है। अब मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश की और मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया और मुझे पता है कि इन दोनों के रिजल्टेंट से भी VR0 और VXC दोनों के एडिशन से भी आपको VSC मिलना चाहिए। इस वजह से ऐसा ट्रायंगल यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये एंगल 90 है, ये एंगल आपको 90 देखने को मिल रहा है, ये एंगल 90 देखने को मिल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी समझना है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल का बिल्कुल मिड पॉइंट है। अब आपको ये पता है कि इसको हमेशा 90 पे ही रहना है, इसको हमेशा अगर 90 पे रहना है तो अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं यहां से एक ऐसा सेमी सर्कल सा ड्रॉ करूं तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि इनके अक्रॉस का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से इसके अक्रॉस का डिस्टेंस हमेशा ऐसा देखने को मिलने वाला है। अच्छा, सेमी सर्कल क्यों ड्रॉ किया? बिकॉज मुझे पता है कि ये एक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है और ये दोनों हमेशा 90 हैं, तो ये दोनों का जो टिप है वो हमेशा एक सेमी सर्कल पे ही लाई करेगा। अगर मैं इसको सेंटर की तरह कंसिडर करूं, इसको मैं सेंटर की तरह कंसिडर करूं तो इसको सेंटर मानते हुए, बिकॉज ये दोनों R की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि इसके अक्रॉस ये एक सेमी सर्कल पे लाई करना चाहिए, बिकॉज इनके अंदर एक एंगल जो है हमेशा 90 बनने वाला है। और ये वाला जो लेंथ है वही तो आपको निकालना था, दैट इज VA माइनस VB। यहाँ पर अगर आप इस लेंथ को निकालेंगे तो VA माइनस VB है और ये लेंथ आपको हमेशा कांस्टेंट देखने को मिलेगा बिकॉज ये एक सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है। कभी ये ऐसा भी बन सकता है अगर आप R0 की वैल्यू को चेंज करेंगे, कभी ये ऐसा भी बन सकता है, एंगल हमेशा 90 रहेगा। बट अगर
अगर मैं इसकी वैल्यू को R1 R2 को डिफरेंट कर दूं, तो अगर ये ऐसा हो गया और मान लो ये ऐसा हो गया, तो फिर अब आपको कौन सा लेंथ चाहिए? अब आपको ये लेंथ चाहिए, VA माइनस VB इज दिस। और अगर VA माइनस VB ये है, तो हाँ अब सेंटर, इमेजिनरी सेंटर के अबाउट अभी भी वो कहानी सही होगी, बट ये वाला लेंथ जो कि हमें रिक्वायर्ड है, अब ये कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। और इस वजह से मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि अब मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट कब रहेगी सर? ये वैल्यू कांस्टेंट तभी रहेगी जब आपका ये सेंटर, इसके अक्रॉस का जो ड्रॉप हुआ है वो बिल्कुल सेंटर पे लाई करे। सेंटर पे लाई करने का मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हों, तभी ये कहानी सही है। ये बात मैं यहाँ से भी प्रूफ कर सकता हूँ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताने की कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताने की कोशिश की थी। अब मैं अगर आपको अगले सवाल पे ले जाऊँ, तो ये अगला सवाल आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा। अगेन पाथफाइंडर का सवाल है और बिल्कुल कॉमन वही सवाल है जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो उसके लिए आप देख सकते हो एक सोर्स वोल्टेज है, फिर से ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। फिर से ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको बोला गया है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू एट विच द पीक वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी बिकम्स इतने टाइम्स ऑफ दिस। तो फिर से सिर्फ इनके अक्रॉस का पीक वोल्टेज निकालना है, इसके और इसके अक्रॉस का पीक वोल्टेज निकालना है। वही ए और बी के बीच का पीक वोल्टेज होगा। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक से ए और बी के बीच का पीक वोल्टेज निकालेंगे। अब देखेंगे तो I1 और I2 का फेज सेम है, I1 I2 का फेज सेम होगा, I1 I2 एक ही जगह पर आ जाएंगे। बट डिफरेंस क्या होगा कि XC जो होगा वो उससे π/2 आगे हो जाएगा, XL वाला π/2 आगे हो जाएगा, VL और VC जो होगा वो मान लो आपका इससे पीछे हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस करना पड़ेगा आपको, इनको डायरेक्टली ऐड नहीं मतलब इनको डायरेक्टली सबट्रैक्ट नहीं करना है। ये तो VC हो गया और ये VC हो गया, ये VL हो गया। और VC क्या है? VL क्या है? सॉरी ये C है ना, तो VC क्या है? VA और ये क्या है? VB है। तो VA माइनस VB अगर करना है तो VB को नेगेटिव करना पड़ेगा। मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके आपको VA माइनस VB मिलेगा, और वो VA माइनस VB आपका n टाइम्स होना चाहिए। मतलब VA माइनस VB सिर्फ निकालना है और उसको आपको ईटा की वैल्यू के इक्वल लिख देनी है, ईटा टाइम्स ऑफ V लिख देनी है। तो VA माइनस VB आपको V के टर्म्स पे निकालना है, जो कि मैंने अभी आपको सिखा दिया है, और उसको आप ईटा टाइम्स ऑफ V से इक्वेट कीजिए और फिर वहां से ओमेगा की वैल्यू निकालिए। ओमेगा के दो रेंज आएंगे, एक बार आप XL को बड़ा मान लेना, एक बार XC को बड़ा मान लेना, उस हिसाब से वैल्यूज आ जाएंगे। तो आपको ओमेगा के दो रेंज आते हुए देखने को मिलेंगे। पाथफाइंडर पे जाके इसके आंसर को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा फिलहाल बोल सकते हैं लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये आपको एज अ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ और इसके सोल्यूशन के साथ मैं आपको किसी और वीडियो पर ज़रूर मिलूंगा। 3 फेज का सर्किट है, क्या करना होगा मैं एक बार हिंट दे रहा हूं, सिर्फ इसका हिंट दे रहा हूं, हिंट देखिएगा क्या करना होगा इसमें, फिर इसके सोल्यूशन के साथ मैं आपको किसी और वीडियो पर मिलता हूं। तो फिर इसके लिए अगर आप देखें तो ये वाले पॉइंट को 0 लिख लीजिएगा पोटेंशियल वाइज, फिर यहां पर ये वाली वैल्यू लिख लीजिएंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख लेंगे वोल्टेज वाइज, और ये जो तीसरा टर्म है वो यहाँ पर लिख लेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल पता चल गया है। इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल को आप x अज्यूम कर लीजिए और फिर से यहाँ पर नोडल की तरह देखिए, बिकॉज आपको ये बात पता है कि I1 यहाँ से I2 और यहाँ से I3, इन तीनों को अगर मैं फेजरली ऐड करूंगा तो इस वाले पॉइंट पर तीनों का फेजरली एडिशन 0 होना चाहिए। फेजर वे पे इन तीनों का एडिशन 0 होना चाहिए। तो एक बार आप लिखेंगे V1 माइनस एक्स बाय R इज इक्वल्स टू 0, फिर लिखेंगे दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0, विथ फेज लिखिएगा। फेज को सॉल्व करते हुए x का आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा और मतलब फेज भी मिल जाएगा, साथ में उसका पीक वैल्यू भी मिल जाएगा। आई होप आप इसको एक बार ट्राई करके रखेंगे। इसके सोल्यूशन के साथ मैं आपको किसी और वीडियो पर मिलूंगा और फिर इस वीडियो पर आगे आने वाले वक्त पर
इसके सोल्यूशन को पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं। आज की वीडियो पर इतना ही, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू वेरी मच।